Generic medicines are 30 to 15% cheaper than branded medicines, but still why ये generic medicines इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? पिछले ही साल इंडिया ने 27 बिलियन डॉलर्स की जेनेरिक मेडिसिन्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया था। हम नंबर 1 पर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जेनेरिक मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट करने में, लेकिन यहाँ के ही लोगों को जेनेरिक मेडिसिन्स नहीं मिल पा रही है। पिछले एक दशक की रिपोर्ट उठाकर आप देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ दिखता है कि जेनेरिक मेडिसिन्स की एक्सपोर्ट में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसी पिटीशन फाइल की गई थी कि डॉक्टर्स शुड प्रिस्क्राइब जेनेरिक मेडिसिन्स इंस्टेड ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन्स, जिसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। कई पत्रकारों ने सरकार के इस डिसीजन को रनिंग ट्रेन्स विदाउट द ट्रैक्स कहा था, क्योंकि कई डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि जो इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन्स मिलती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, वो हाई क्वालिटी की नहीं होती है। तो आइए ये जानते हैं कि ये जेनेरिक मेडिसिन्स आखिर है क्या और ये इतनी सस्ती क्यों होती है। You're saying the domestic market is not reaping the benefits of the stringent regulations that perhaps Indian manufacturers are now following as far as exporting drugs is concerned. When they expire, other companies are free to replicate these drugs. The color may be different, the shape and taste may be different, the cost too may be different, but one thing remains constant, and that is the active ingredients used to make the medicine. कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब एक नई ड्रग इन्वेंट करती है तो उसकी रिसर्च पर कई बार करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और कई सालों का समय भी लगता है, और फिर भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नई ड्रग इन्वेंट करती है तो उसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लेती है, ताकि सिर्फ वही कंपनी इसे बेच पाए अपने तय किए गए प्राइस पॉइंट पर। ये पेटेंट लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ आने वाले 20 सालों तक ही ये कंपनी अपने तय किए गए प्राइस पॉइंट पर इस मेडिसिन को बेच सकती है। उसके बाद इसका पेटेंट खत्म हो जाता है और बाकी सारी कंपनीज भी मार्केट में इस मेडिसिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, और इसीलिए इस मेडिसिन के प्राइस कम हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई कंपनी इसे बना रही है, कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है, इसीलिए इसके प्राइस कम हो जाते हैं। इसे ही जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं, और इसीलिए ये सस्ती होती है क्योंकि हर कोई कंपनी इसे बना सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो पैरासीटामोल आपको मार्केट में कई सारी अलग अलग कंपनीज की मिल जाएंगी। हालांकि उनके ब्रांड नेम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो होती तो पैरासीटामोल ही है। क्योंकि पैरासीटामोल एक जेनेरिक मेडिसिन है, इसीलिए कई सारी कंपनीज इसे बना रही है और इसीलिए ये थोड़ी सस्ती भी होती है। लेकिन रिवाइटा एच करके एक मेडिसिन है, ये ब्रांडेड मेडिसिन है, इसे सिर्फ सन फार्मा ही बनाती है और इसीलिए ये थोड़ी महंगी भी होती है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है। वैसे ही डोलो 650 आपको सिर्फ माइक्रोलैब्स की ही मिलेगी और कालपोल आपको सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन्स की ही मिलेगी, क्योंकि ये दोनों भी ब्रांडेड मेडिसिन हैं। लेकिन क्या ये जेनेरिक मेडिसिन लेस इफेक्टिव होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों मेडिसिन को सेम ही होना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन में सेम केमिकल कंपोनेंट, सेम सोल्ट, इवन अगर दोनों मेडिसिन को सेम सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाएगा तो दोनों सेम ही टाइम पर डिसोल्व होंगी। जेनेरिक मेडिसिन का यूज़ करने से ऑल ओवर जो हेल्थ कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। आप जो दवाइयाँ और मेडिकल पर खर्च करते हैं वो कम हो जाता है। इसीलिए सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां पर सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही मिलती हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन नहीं होती हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इस सिस्टम में पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ ही लेती है, जैसे कि जो दवाई जेनेरिक मेडिसिन बनने वाली है या फिर जिसका पेटेंट खत्म होने वाला है, उस दवाई के फॉर्मूला में छोटे छोटे बदलाव कर कर उसे फिर से अपनी ही कंपनी के नाम पर पेटेंट करवा लेना, ताकि अगले 20 सालों तक सिर्फ वही कंपनी इस दवाई को बेच पाए। और तो और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है वो हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन इंडिया में ही इंडियन लोगों के लिए जो जेनेरिक मेडिसिन बनती है वो लो क्वालिटी की होती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद दिल्ली एम्स के फॉर्मर डॉक्टर मिश्रा का कहना है। It looks good, but then the quality in India of generic medicines, as you see, anybody anywhere can start making these tablets. We don't know खड़िया है उसमें, चौक है, क्या है उसमें, दवाई है. We have limited personal experience also, having used buying this generic medicine and not getting what response we expect.
सितंबर 2014 में दिनेश ठाकुर ने उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के साथ इसी मुद्दे को पॉइंट आउट करते हुए एक मीटिंग फिक्स की थी और दिनेश ठाकुर का ऐसा कहना है कि मीटिंग के दौरान मिनिस्टर साहब का ध्यान उनकी बातों में कम लेकिन टीवी देखने में ज़्यादा था। और उसके बाद जब दिनेश ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे को क्लियरली उनके सामने रखा तो मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा कि इस पूरे मुद्दे को रिटर्न में दे दीजिए। जब दिनेश ठाकुर ने ऐसा किया तो उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। दिनेश ठाकुर का ऐसा कहना है कि अगर आपको इंडिया में कोई भी ड्रग अप्रूव करवानी है तो या तो आपकी ड्रग अप्रूवल डिपार्टमेंट में कोई जान पहचान होनी चाहिए या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, बिकॉज ऑथोरिटीज डजंट केयर अबाउट पीपल्स हेल्थ। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी इंडिया के लोगों के अंदर ये बात इंजेक्ट कर दी है कि जेनेरिक मेडिसिन आर लेस इफेक्टिव, इसीलिए लोग मेडिकल पर जाकर ब्रांडेड मेडिसिन ही मांगते हैं। और तो और कई जगहों पर ये डॉक्टर फार्मा नेक्सस भी चलता है जहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को कट देती है अपनी ही ब्रांड्स की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। और तो और कई बार फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को फॉरेन टूर्स भी करवाती है अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। के सुजाता राव जो 2010 तक यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी है, उनका ऐसा आइडिया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जेनेरिक मेडिसिन को मैंडेटरी कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने पब्लिकली ऐसा कहा था कि जब उनका ये आइडिया प्रेजेंट किया गया तो उनके सीनियर्स के उन पर दबाव बनाया चुप हो जाने के लिए, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी उन पर प्रेशर बनाया गया था। और अगर हम किसी तरह से हमारी मेडिकल सिस्टम में जेनेरिक मेडिसिन को मैंडेटरी कर देते हैं तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केट में से दवाइयों की शॉर्टेज कर देगी। इससे आप समझ सकते हैं कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपनी जड़ें कहाँ तक फैलाई हुई है। और अगर आप इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काले धंधे के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, द बॉटल्स ऑफ लाइज, रेनबैक्सी एंड द डार्क साइड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें इंडिया की कुछ लीडिंग फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स जैसे कि वोकार्ट, डॉक्टर रेड्डीज, रेनबैक्सी, इन सब पर सवाल उठाए गए हैं। रेनबैक्सी इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिस पर $500 मिलियन का फाइन लगा था क्योंकि अफ्रीका में इस कंपनी की एडल्ट्रेटेड मेडिसिन पाई गई थी और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी कई सारी कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई है। इन सब का सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि हमें अपनी ड्रग अप्रूवल सिस्टम को और भी स्ट्रिक्ट करना होगा और तो और आम लोगों तक जेनेरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। इससे ही एक इंसान की हेल्थ केयर जो हेल्थ कॉस्ट है वो कम हो सकती है। आज सिर्फ एक हॉस्पिटल का बिल एक मिडिल क्लास इंसान को गरीबी रेखा के नीचे जाकर खड़ा कर सकता है।